हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो एक से ज़्यादा करेक्ट भी यहाँ पे हो सकती है। मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है ये, मतलब मल्टीपल सिलेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। Langmuir adsorption isotherm is expected to be applicable at low gas pressure and moderately high temperature. The rate of an enzyme catalyzed reaction depends upon enzyme concentration. A negative catalyst raises the activation energy barrier of a reaction and thus reduces its rate. In physisorption, gases having a higher critical temperature are adsorbed to a greater extent than those with a lower critical temperature. Right? तो यहाँ पे आपने अगर की कॉन्सेप्ट की बात करें अगर हम, तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तो आपका है लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं हर की कॉन्सेप्ट। तो लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की पहले बात कर लेते हैं। तो देखो लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था, जैसे फ्रेंडलिच ने अपना एक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म दिया था, वैसे ही लैंगमेयर भी एक साइंटिस्ट था, उसने अपना एक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म दिया। और इसने जो दिया वो मोनोलेयर एडसॉर्प्शन के लिए ही दिया, मतलब इसका जो आइसोथर्म है वो सिर्फ मोनोलेयर एडसॉर्प्शन के लिए ही वैलिड है। मतलब जब एक ही लेयर ऑफ एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आते हैं, मतलब अगर एडसॉर्प्शन होती है ना, तो अगर ये आपका सरफेस है जिस पे एडसॉर्प्शन हो रही है तो इसको हम बोलते हैं एडसॉर्बेंट, है ना, जिस पे एडसॉर्प्शन हो रही है। और ये जो मॉलिक्यूल्स आपके आके एडसॉर्ब होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेट। तो एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट मतलब एक ही लेयर ऑफ एडसॉर्बेट आके एडसॉर्बेंट पे लगती है, तो उसको हम मोनोलेयर एडसॉर्प्शन बोलते हैं। और उसी के लिए ये एडसॉर्प्शन आइसोथर्म था। और इसने क्या प्रेडिक्ट किया था कि लीनियर एडसॉर्प्शन होगी लो एडसॉर्प्शन डेंसिटीज पे एंड मैक्सिमम सरफेस कवरेज होगा हायर सल्यूट मेटल कॉन्सेंट्रेशंस पे। तो उसने अपना एक इक्वेशन दिया था, थीटा इज इक्वल टू Kp डिवाइडेड बाय 1 प्लस Kp, जहां पे थीटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड है, द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द एडसॉर्ब्ड मॉलिक्यूल, है ना, कि कितना आपका जो मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हुआ है उसने कितना फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर किया है, यानी कि कितनी सरफेस पे एडसॉर्प्शन हुई है एक्चुअली में। के क्या है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। फिर अगर हम बात करते हैं पी की, तो पी आपका प्रेशर होगा। तो ये उसने थ्योरी दी थी एंड जो कंडीशंस थी इसके लिए वो ये थी कि आपका जो प्रेशर है वो लो होना चाहिए और मॉडरेटली हाई टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब बहुत हाई भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। तो मॉडरेटली हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर कंडीशंस में ही ये एडसॉर्प्शन आइसोथर्म एप्लीकेबल होता है। तो ये उसकी कुछ कंडीशंस थी, राइट। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है ना वो हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि यही कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं फॉर लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। अब दूसरे की कॉन्सेप्ट की बात करें और दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, तो यहाँ पे आता है आपका कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट क्या करता है, ऑल्टर करता है रेट ऑफ द रिएक्शन को, राइट। और जो भी आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं ना, मतलब जो नेचुरली पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कैटलाइज करते हैं, उनको हम बोल देते हैं एंजाइम्स। तो इस की कॉन्सेप्ट से आपकी ये दोनों स्टेटमेंट्स कवर हो जाएंगी। तो देखो पहले तो एंजाइम की बात कर लेते हैं। तो एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट है, राइट। मतलब स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है और ये डिपेंड करते हैं एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन पे, है ना, कि कितना कॉन्सेंट्रेशन हमने एंजाइम का लिया है उस पर डिपेंड करता है कि ये रेट ऑफ द रिएक्शन कैसा होगा। कि ऐसी रिएक्शंस जो एंजाइम से कैटलाइज होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपने एंजाइम का कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया है। जितना ज़्यादा लोगे उतनी ज़्यादा रेट होगा कैटलिसिस का। तो ये चीज़ भी हमारी सही है यहाँ पे कि ये डिपेंड करता है कि कितना हम कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं अपने एंजाइम का। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। अगला है अ नेगेटिव कैटलिस्ट रेजेस द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ऑफ अ रिएक्शन एंड दस रिड्यूसेस इट्स रेट। तो कैटलिस्ट की बात करते हैं तो कैटलिस्ट पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं।
नेगेटिव कैटलिस्ट का काम क्या होता है? डिक्रीज करना रेट ऑफ द रिएक्शन को, राइट, रेट को या रेट ऑफ द रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं ये, पर एक्चुअली में एक्टिवेशन एनर्जी को नहीं इंक्रीज करते ये, राइट, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को नहीं इंक्रीज करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, ये रिमूव करते हैं, दे फंक्शन टू रिमूव द एक्टिव इंटरमीडिएट। जो एक्टिव इंटरमीडिएट आपका रिएक्शन में बन रहा होता है उसको रिमूव करते हैं, और इस वजह से आपका जो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो रिटार्ड हो जाता है। इस वजह से आपका रेट ऑफ द रिएक्शन रिटार्ड हो जाता है। तो एक्चुअली में एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इंक्रीज नहीं होता है, होता क्या है कि एक्टिव इंटरमीडिएट को हटा दिया जाता है। एक्टिव इंटरमीडिएट को हटाने की वजह से रिएक्शन से अगर इंटरमीडिएट को ही हटा दिया तो बहुत देर लगेगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में, तो इसलिए रेट रिड्यूस होता है। तो एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है कि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बढ़ गया है, एक्टिव इंटरमीडिएट हटाया जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। और अगर लास्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो क्या है, अच्छा वो हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि देखो जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर को हम TC से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है 8A डिवाइडेड बाई 27 RB, जहाँ पे A और B वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं और R आपका यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है, राइट। तो जितना ज़्यादा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है किसी गैस का, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। तो अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका एब्जॉर्प्शन का जो रेट होगा वो भी ज़्यादा होता है, राइट। तो जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, जो बहुत देर में जाके लिक्विफाई होने वाली हैं या उनको बहुत अभी हायर टेम्परेचर चाहिए जिसके ऊपर वो लिक्विफाई नहीं हो सकती, वो जो गैसेस हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब होती हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। तो क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, तो जो स्टेटमेंट्स हमको ऑप्शन A, B और D में दी हुई हैं वो सारी ट्रू हैं, वो सारी करेक्ट हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।